एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चार टाइम। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप अगर कनाडा आना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो आप कैसे आ सकते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि स्कॉलरशिप के बारे में, आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। और मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ जो कि क्लोज वर्क परमिट पे आए हुए हैं, तो वो आपको बताएंगे कि कैसे क्लोज वर्क परमिट पे कनाडा आप आ सकते हो और यहाँ पे आके कैसे आप काम कर सकते हो। और तो चलिए मिलते हैं हितेश से, जो कि क्लोज वर्क परमिट पे आया हुआ है, जो कि आईटी कंसल्टेंट है। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ हितेश से और उसके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि स्कॉलरशिप पे कोई आना चाहता है तो उसका क्या स्टेप्स हैं। तो ठीक है, बने रहिए चार टाइम में। थैंक यू सो मच। ओके, तो ये है मिलिए हितेश से, जो यहाँ पे कनाडा में आए हैं। कुछ महीने पहले आए हो ना? हाँ, मुझे अभी 4 महीना यहाँ पे हो गया है कनाडा में। ओके, तो आप कैसे आए हो? एक्चुअली मेरे एम्प्लॉयर के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लोज वर्क परमिट में हूँ अभी। तो क्लोज वर्क परमिट इन द सेंस, मैं मेरे एम्प्लॉयर के अलावा किसी दूसरे एम्प्लॉयर के लिए मैं काम नहीं कर सकता। तो मेरा 2 साल का वर्क परमिट है, क्लोज वर्क परमिट। आफ्टर दैट जैसे मतलब कोई नया असाइनमेंट रेज होगा तो फिर मुझे मेरा वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए कितना टाइम लगा आपको आने में? देखिए, मैं लास्ट ये दिसंबर में मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो जैसे मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसके बाद में कुछ जैसे हमारा सीवी वगैरह रहता है, जो डॉक्यूमेंट्स कुछ हमारे एम्प्लॉयर ने मांगे थे, उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद में सबसे पहला स्टेप तो मेरा मेडिकल था। तो मेडिकल मैंने करवाया मुंबई में। ओके, तो मेडिकल के बाद में जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ क्वेरी आ जाता है तो आईआरसी से आपको फिर से मेल आएगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट्स में क्वेरी है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट फिर से रीसबमिट करना पड़ेगा। तो होपफुली मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई वैसा क्वेरी मुझे आया कोई इशू नहीं था। तो लेकिन स्टार्टिंग में 3-4 महीना मुझे लगा, जब तक मैं मेरा अप्रैल में मेडिकल हुआ था। तो बेसिकली उसके बाद में वो लोग बोलते कि आपको 2 महीने के अंदर या 2 से मैक्स टू मैक्स 3 महीने में आपको एक लेटर आ जाएगा। तो आपको वीज़ा के लिए आपको पासपोर्ट आपका सबमिट करना पड़ेगा, पासपोर्ट लेटर आपको। तो वीज़ा के लिए आपको वीज़ा ऑफिस गए आप इंटरव्यू के लिए? यानी वीज़ा देखिए, एम्प्लॉयर के थ्रू है तो यहाँ पे आने के लिए इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। ओके ओके ओके, तो वो एक प्लस पॉइंट है ये कंट्री तो एम्प्लॉयर अपने आप वीज़ा लगवा देते हैं? एम्प्लॉयर लगा देते हैं आपको। अच्छा, अब अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ओके हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के लिए मुझे फिर भी प्रोसेस लगभग 8 से 9 महीना मुझे लग गया। इतना टाइम लग गया? तो जैसे आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया आएगा तो फिर डिपेंडिंग अपॉन जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है, तो आप इमीडिएट आ सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी टाइम लेके आ सकते हैं यहाँ पे। बस क्लोज वर्क परमिट का ये है कि आप उसके अलावा किसी और एम्प्लॉयर से काम नहीं कर सकते। अगर करना है तो वापस जाके दोबारा आओ। यस, वो है। यहाँ पे वैसा रूल नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट, जैसे मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट, अगर आप पकड़े जाते हो या कुछ करते हो दूसरे जगह, क्योंकि आप पे यहाँ पे सिन नंबर पे सब डिपेंड है। हाँ जी, तो सिन नंबर हम दे नहीं सकते किधर। अगर डिटेक्ट होता है तो फिर हमको वापस जाना पड़ेगा। तो आपको भी सिन नंबर अप्लाई किया आपने? हाँ, मैं सिन नंबर मुझे है एक्चुअली। अच्छा, मैंने लिया हुआ है सिन तो नंबर। आपको सब है, हेल्थ कार्ड सब कुछ, जो भी यहाँ पे जो सिटीजन है वही हमको भी है। लेकिन अच्छा, इतना फर्क है, हम सिटीजन नहीं है, इमिग्रेंट नहीं, और हम एक ही एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं जब तक हमारा पीआर ना बन जाए तब तक। ठीक है। और व्हाट अबाउट ड्राइवर लाइसेंस चलता है इंडिया वाला या यहाँ पे आके इंडिया लेना पड़ता वाला है? नहीं चलता है। मतलब आईडीपी एक कंसेप्ट है, इंडियाज ड्राइविंग परमिट, तो वो मैं लाया हूँ। लेकिन कुछ जगह पे चलेगा, वो अभी डिपेंड है। वो अगर आपका पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो उसने बोला कि नहीं चलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अच्छा, डीएल एक्सट्रैक्ट मैंने लाया है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट। तो उससे होता है कि आप जो G2 है आपका, यहाँ पे 3 जो स्टेप है, G1, G2 और G। अगर आपके पास डीएल एक्सट्रैक्ट है तो आप G2 स्किप कर सकते हो। अच्छा, अगर डीएल एक्सट्रैक्ट नहीं है तो जैसे ये बोलते हैं कि आपको G1 एग्जाम देने के बाद में 1 साल आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर वो रुकने का जरूरत नहीं। वो डीएल एक्सट्रैक्ट इज बेसिकली लाइक आपका एक्सपीरियंस कितना है इंडिया में ड्राइविंग का, वो सब वहाँ पे आपका रिकॉर्ड आ जाता है।
ओके। तो फिर उससे मतलब काम बहुत जो है वो आसान बन जाता है। तो आपका सिन नंबर, ड्राइवर लाइसेंस और हेल्थ कार्ड सब आपके पास हाँ, है? सिन नंबर है और ड्राइवर लाइसेंस मैंने अभी तक निकाला नहीं है, जस्ट मैं अभी अच्छा। नेक्स्ट मतलब कल ही मैं अप्लाई करने वाला हूँ, तो वो है और हेल्थ कार्ड है मेरे पास में। ओके, तो ये सब 3 डॉक्यूमेंट जरूरी हैं आपको, मतलब Yes. वो आपको मिल गए हैं, ठीक Yes. है ना? और बाकी ये है कि आपकी जो कंपनी है उसके किसी और प्रोविंस में भी ऑफिसेस हैं, वहाँ भी आपको भेज सकते हैं? और यहाँ जी हाँ, हमारे अल्बर्टा में है, उसके बाद में ब्रिटिश कोलंबिया में, यहाँ पे अच्छा। जो कनाडा कैलगरी में है और वैंकूवर में तो है। आपने चूज किया ये, उन्होंने चूज नहीं, किया? एक्चुअली कैसे कि हमारा जो क्लाइंट है वो ये प्रोविंस में है। अच्छा, तो अगर जैसे दूसरा कोई क्लाइंट है, अभी बहुत सारे क्लाइंट है हमारी कंपनी के, ओके, मैं तो समझ। कुछ हमारे वैंकूवर में लोग हैं, कुछ कैलगरी में। अगर ठीक मुझे है। वहाँ पे मूव करना है तो मुझे एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कंपनी को कि मैं क्यों मूव करना चाहता हूँ। जैसे अभी अच्छा। यहाँ पे सिचुएशन है कि लोग टोरंटो छोड़ के कैलगरी जा रहे हैं, भाई सस्ता है, यहाँ पे बहुत महंगा है, टैक्सेस वगैरह, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो आप ये रीजन नहीं दे सकते कि यहाँ पे महंगा है वगैरह, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, आपका डिपेंडेंसी कितनी है। जहाँ पे आपका क्लाइंट होगा वहीं आपको इसके रहना लिए होगा आपको ना? फिर से असाइनमेंट रेज करना पड़ेगा, फिर वही IRCC के थ्रू प्रोसेस के अंदर जाना पड़ेगा और फिर आपका जाके चेंज होगा, लेकिन उसमें वक्त जाएगा। आप तो आप 6 महीना पकड़ लीजिए। आप हैप्पी हो यहाँ पे आके? यहाँ मैं तो हैप्पी हूँ, यहाँ पे मतलब थोड़ी Okay. हैपनिंग प्लेसेस भी है, ठीक हाँ, है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच हितेश, नमस्ते। थैंक यू सो मच। Okay, thank you. हेलो निधि जी, काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी स्कॉलरशिप के बारे में यूट्यूब वीडियो पे जो हमने बनाया था। तो अब ऐसा है कि यूजुअली कनाडा में हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की एक कट ऑफ डेट होती है, तो वो फंडिंग की जो डेट होती है स्कॉलरशिप की वो शुरू में ही होती है। तो आपको जब भी किसी भी सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है, किसी भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस डेट का बहुत ध्यान रखना है आपने। जैसे मेरे केस में मेरे को जो फंडिंग मिली थी, टोटल मेरे को $15,000 की फंडिंग मिली थी, तो उसमें जो फंडिंग की लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो शुरू में ही थी। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वो डेट कब है, हमें उससे पहले अप्लाई करना होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, काफी सारी स्कॉलरशिप्स और फंडिंग निकलती रहती है कनाडा के अंदर, तो आपको थोड़ा ध्यान ट्रैक रखना पड़ेगा इन चीजों का। मैंने तो एक एक्सेल शीट बना ली थी हर एक कॉलेज की और उसके आगे उसकी लास्ट डेट डाल दी थी, एंड आई एंश्योर्ड कि उससे पहले मैं सारे फॉर्म्स फिल कर दूं। तो ये जरूरी है कि आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक फाइनेंशियल एड ऑफिसर रहता है, तो आप उसके साथ अपॉइंटमेंट लीजिए। दीज पीपल आर वेरी ओपन फॉर दीज अपॉइंटमेंट्स, और आप उनके साथ अपॉइंटमेंट लेकर आप उनसे डिस्कशन कीजिए और उनसे पूछिए कि स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है। तो कई बार क्या होता है कि वो काफी आप लोगों की हेल्प करते हैं स्कॉलरशिप्स में। दूसरा, बर्सरीज भी होती हैं, BURSARIES, बर्सरीज। ये इंडिया में कॉमन नहीं है तो इसलिए हमें ज्यादा पता नहीं है इस बारे में, पर बर्सरीज रहती है जिसमें कि आपको एक ग्रांट मिलता है, तो वो बर्सरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो उसके अलावा अगर आप एक कोर्स ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स निकलती रहती हैं। जैसे कि मेरे को एक $4,000 की तो स्कॉलरशिप ज्वाइन करने के एक सेमेस्टर के बाद मिली थी। फिर तो इसका आपको ध्यान रखना है। और लास्टली एक लास्ट पॉइंट और बताऊंगी मैं आपको कि यूजुअली स्कॉलरशिप्स के साथ एक कंडीशन रहती है कि आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंटेन करके रखने होते हैं। अगर आप वो मेंटेन नहीं करते तो उस सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो इसलिए आपको ये कंडीशन भी फॉलो करना जरूरी है। एक बार आप कॉलेज में घुस गए तो ना सिर्फ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बल्कि आपको मार्क्स मेंटेन भी करके रखने हैं, तभी वो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो चलती रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस। थैंक यू। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, तो हम कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ट्राई करेंगे पूरी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।